Hello, dear students. Welcome to Apatra Physics. Today's topic is electromagnetic induction NCERT examples. The first example: consider experiment 6.2. What would you do to obtain a large deflection of galvanometer? How would you demonstrate the presence of an induced current in the absence of a galvanometer? Now it is the experimental setup. C1 and C2, there are two coils. C2 it is equipped with some battery, इसके बैटरी से जुड़ा हुआ है, और C1 जो coil that is stationary and it is connected with the galvanometer के साथ connected है. Galvanometer it is an instrument which is used to detect current in the circuit. तो इसमें क्वेश्चन यही है जो experimental setup. Now look at this picture. C2 that is moving toward the C1. तो इसमें C2 में जो galvanometer का डिफ्लेक्शन बढ़ाना है, तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं डिफ्लेक्शन इन द galvanometer? What would you do to obtain a large deflection of galvanometer? That means कब ज्यादा करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब ज्यादा होगा तो लार्ज डिफ्लेक्शन होगा. तो कैसे कर सकता हूँ? नंबर 2, हम लोग के पास galvanometer है नहीं है, तो हाँ ये जो इंडक्शन हो रहा है जिसके चलते इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहे इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है, हाउ कैन वी डिटेक्ट इट? मतलब कैसे हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ? तो यहाँ पर तो galvanometer अगर मान लीजिए हम लोग के पास नहीं है तो कैसे कर सकता हूँ? नंबर 1, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसके चलते करंट ज़्यादा होता है, तो दैट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ज़्यादा कर दिया जाए तो ऑब्वियसली इसमें डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा. रेट ऑफ चेंज ज़्यादा करने के लिए इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं हम लोग. इसका जो है ना, जो रेपिडली इट मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम दिस कॉइल C2 जिसमें सोर्स हम लोग लगा कर रखे हैं and which is the source of the magnetic flux also. तो इसका स्पीड हम बढ़ा सकता हूँ, बढ़ाने से यहाँ पर ज़्यादा रेट में चेंज होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो सकता है. दूसरा एक प्रोसेस है जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स ही बढ़ा दे, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा कर दे. कैसे? बाई इंक्रीजिंग द करंट, बाई इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द बैटरी. तो उसमें फ्लक्स ज़्यादा होगा, थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो भी ज़्यादा वेरिएशंस होगा तो भी ज़्यादा हो सकता है. और तीसरा बात यही है, फ्लक्स बढ़ाने का दूसरा तरीका है आइदर करंट बढ़ाइए, अदरवाइज इसमें C2 में एक मैग्नेटिक मटेरियल का कोर जैसे सॉफ्ट आयरन ले लिया जाए तो पहले से बहुत ही ज़्यादा फ्लक्स हो जाएगा, तो थोड़ा सा मूवमेंट भी होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा. तो इन दिस वे वी कैन इंक्रीज दिस, मतलब हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज करना है. तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली हम लोग इसको क्वेश्चन को दूसरा ढंग से पूछ सकता हूँ, जो कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम लोग बढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा. दूसरा बात है, अगर हम लोग के पास galvanometer नहीं है तो हम लोग कोई छोटा सा जो बल्ब है, डीसी बल्ब होता है, टॉर्च लाइट का बल्ब होता है, चाहे एलईडी हम यूज कर सकता हूँ, तो उससे में भी हम लोग को मिल जाएगा इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब लाइट ग्लो कर रहा है तो उसमें मतलब इसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है. तो इसका आंसर क्या है देख लिया जाए. सॉल्यूशन नंबर ए, टू ऑब्टेन अ लार्ज रिफ्लेक्शन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन. यूज ए रॉड मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल C2. C2 में अगर हम लोग आयरन रॉड डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, तो उसका सेम मूवमेंट के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा. तो एक नंबर 1 हम कर सकता हूँ. नंबर 2, कनेक्ट द कॉइल टू ए पावरफुल बैटरी, इसमें भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा सकता हूँ. एंड नंबर 3, मूव द अरेंजमेंट रेपिडली टुवर्ड द टेस्ट कॉइल C1. तो हम लोग पूरा जो रिलेटिव वेलोसिटी को हम बढ़ा सकता हूँ तो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा तो भी ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. दूसरा क्वेश्चन था जो हम लोग के पास galvanometer नहीं तो क्या होगा. तो galvanometer नहीं है, हम लोग स्मॉल बल्ब, द काइंड वन फाइंड्स इन ए स्मॉल टॉर्च लाइट. The relative motion between the two coils will cause the bulb to glow and thus demonstrate the presence of an induced current. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल 6.2. A square loop of side 10 centimeter, a square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. मतलब एक कॉइल जो है इसका स्क्वायर टाइप का कॉइल है, ईच साइड 10 सेंटीमीटर और ईस्ट वेस्ट प्लेन वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है. उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप किया गया आर्टिफिशियली. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला इज सेट अप across the plane in the north east direction. ये हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, इट इज अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री एंगल होगा.
The magnetic field is decreased to 0 in 0.7 second at a steady rate. यहाँ पर कोई रिलेटिव मूवमेंट की बात नहीं किया गया है, ना रोटेशन की बात किया गया है। इसमें जो भी सोर्स था, मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेट था, तो उसको जो 0.1 टेस्ला था उससे 0 टेस्ला में बनाया गया है और उसके लिए टाइम लगा है 0.7 सेकंड एट ए स्टेडी रेट, एक ही रेट में हुआ है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, तो साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, तो उसके चलते जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा और करंट कितना होगा, क्योंकि इसमें आपका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है स्क्वायर लूप का, तो हम लोग के टारगेट है। तो हम लोग के पास तो इक्वेशन एक ही है, हम लोग के पास जो इक्वेशन आप देखिए, द एंगल थीटा मेड बाय द एरिया वेक्टर ऑफ, मतलब इक्वेशन है, पहले हम फ्लक्स निकालना है, फिर रेट ऑफ फ्लक्स निकालना होगा, तो चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, फिर रेट ऑफ फ्लक्स निकालना होगा। तो एंगल मेड बाय द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड इज 45 डिग्री, क्योंकि ये जो एरिया वेक्टर का सब बिग है, एक आपको डायरेक्शन दिया हुआ ईस्ट वेस्ट प्लेन है और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ वेस्ट, तो दोनों के बीच में जो एंगल होता है बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा इज 45 डिग्री। तो फ्लक्स कितना होना, बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट इज कॉस ऑफ 45 डिग्री, बी के वैल्यू दे दिया है। ये जो है एरिया हम लोग को इसमें दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मीटर में होगा तो 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, दैट मीन्स 10⁻²मीटर स्क्वायर इतना एरिया होगा। ये थोड़ा सा ख्याल रखना है, एक ही यूनिट सिस्टम में लाना होगा तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री हो गया, तो बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री, तो एरिया हो गया दिस, बी इज गिवन हियर 0.1 टेस्ला, एरिया हो गया 10⁻² मीटर स्क्वायर, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना होगा 1/√2। तो फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स जो था इतना था, फाइनल फ्लक्स तो 0 होगा, ये तो गिवन इन द क्वेश्चन। टाइम कितना लगा, टाइम लगा है 0.7 सेकंड। तो हम लोग अभी ईएमएफ कितना होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उसको वैल्यू कितना होगा, फ्लक्स का चेंज कितना हुआ, पहले इतना था बाद में 0 हो गया, वो जो टोटली इतना ही फ्लक्स चेंज हुआ डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर इट, तो टाइम इसमें कितना है ना, टाइम आपका हो गया है आपका 0.7 सेकंड इज गिवन। तो इसमें जो हम लोग को था 10⁻³ डिवाइड बाय √2 और नीचे इतना फ्लक्स चेंज हो गया है, क्योंकि पहले इतना फ्लक्स था बाद में 0 हो गया, तो टोटल चेंज ऑफ द फ्लक्स इज दिस डिवाइड बाय टाइम, दैट मीन 0.7 सेकंड। तो अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो इसका वैल्यू मिलता है 1 मिली वोल्ट। तभी कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दैट इज द 1 मिली वोल्ट। और इसमें क्लोज लूप है, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट कितना होगा ना, जो वोल्ट है, मिली वोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट, इसके डिवाइडेड बाय 0.5, that is ohm, it given it is, so that is the 2 मिली ओहम। नोट दैट, इसमें एक बात है आपको समझना होगा, जो आप सोचने लगते हैं जो सर इसमें जब रखा हुआ तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी है, देखिए इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, कॉइल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो कुछ स्टेडीली चेंज होते जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जरूर है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए जितना फ्लक्स पहले भी था बाद में भी इतना ही फ्लक्स है, प्रोड्यूस द फ्लक्स थ्रू द loop, but it is a steady field which does not change within the time of span of experiment and does not induce any EMF। तो इसमें जो है इसीलिए उसका जो कोई फंक्शन नहीं है, hence does not induce any EMF, मतलब वहाँ पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फ्लक्स है, लेकिन उसके चलते कोई आपका चेंज नहीं हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कोई EMF आपको नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.3, a circular coil of radius 10 centimeter, एक सर्कुलर कॉइल हो गया और 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ohm is placed with it plane perpendicular to the horizontal component of the earth magnetic field, मतलब horizontal earth magnetic field के साथ एक कॉइल रखा हुआ जिसका रेडियस दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, 10⁻1 मीटर होगा रेडियस हो गया, और नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है 500 टर्न्स, उसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज 2 ohm इज गिवन, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ परपेंडिकुलर हिसाब से वो रखा गया है, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, मतलब इधर जो वर्टिकल डायमीटर ऐसे टाइप है वो रोटेट करेंगे थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकंड। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ
and current induced in the coil. Horizontal component of the earth magnetic field at the place is 3.0 into 10⁻⁵ टेस्ला। मतलब वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज इफेक्टिव वन इन दिस केस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा है और कॉइल को हम ऐसे रखे हैं, इन दिस वे कॉइल को हम रखे मान लीजिए। तो इसमें पहले जो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, ना मैग्नेटिक फ्लक्स तो पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इन दिस केस द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री होगा इसमें पहला केस में, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसमें सारा चीज दे दिया है, हमको निकालना होगा जो ईएमएफ कितना होगा, करंट कितना होगा। एक ही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें। तो इसमें जो इनिशियल फ्लक्स थ्रू द कॉइल, इनिशियल फ्लक्स मतलब बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा इन इनिशियल फ्लक्स। तो बी के तो वैल्यू दे दिया है 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ए एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर दे दिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर इज 10⁻1, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻2 हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये हो गया फ्लक्स पर टर्न, मतलब इनिशियल फ्लक्स पर टर्न। ये एक टर्न के लिए इनिशियल इतना था, तो इनिशियल फ्लक्स पर टर्न था 3 × 10⁻⁷ होते जा रहा है, cos 0 का वैल्यू 1। तो फाइनल फ्लक्स इसके बाद क्या होता है ना, जब इसमें टोटल ये जो ऐसे घूम गया है, पहले तो धीरे धीरे ग्रेजुअली 0 होगा, 0 होने के बाद फिर उल्टा डायरेक्शन में आ गया है। तो पहला वाला जो फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू दैट कॉइल अगर पॉजिटिव मानते हैं, तो जब 180 डिग्री में जस्ट उल्टा घूम गया है, तो उसमें जो फ्लक्स होगा उसको हम लोग नेगेटिव फ्लक्स मानेंगे। तो फाइनल जो फ्लक्स होगा वो भी 180 डिग्री घूम गया है, मतलब अगेन द परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि इसमें जो cos ऑफ 180 डिग्री है, थीटा अभी ना, पहले वाला 0 इधर लिए थे, तो उल्टा डायरेक्शन में अभी एरिया वेक्टर आ गया। तो बी वेक्टर का, एज वेक्टर का तो फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, एरिया वेक्टर उल्टा हो गया, तो उसमें cos ऑफ 180 डिग्री, तो cos ऑफ 180 डिग्री वैल्यू होता है -1। तो इसमें भी पार्ट टर्न हिसाब से बाद में इतना हुआ, तो पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, तो चेंज कितना हुआ है ना, चेंज हो जाएगा डबल। और एक के लिए बात हुआ, तो इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स मतलब 500 टर्न्स। तो फ्लक्स ऑलवेज क्या होता है, एक के लिए जितना होता है इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब फील्ड लाइंस एक के लिए जितना होता है जो चेंज होता है, तो इसमें 500 टर्न्स इंटू 500 जितना टोटल चेंज ऑफ द फ्लक्स होगा। तो हम लोग का जो है, हम टोटल जो फ्रॉम द इक्वेशन वी नो, जो एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड मतलब एक एवरेज वैल्यू हम लोग मिलेगा इसमें। इसमें टाइम कितना लगा, टाइम इज गिवन हियर, टाइम इज 0.25 सेकंड इज गिवन हियर। तो इसमें जो मिलेगा E = n इंटू डेल्टा 5 डेल्टा टी, हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहा हूँ, माइनस साइन इसमें नहीं दिया गया है, हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड निकल रहा हूँ। तो इसमें 500, इसमें तो डबल चेंज हुआ, तो 6 इंटू दिस हुआ, मतलब एक एक टर्न के लिए इतना चेंज हुआ है, पहले इतना था बाद में इतना हुआ। तो जब चेंज की माइनस में प्लस हो जाएगा मान लीजिए, तो दोनों ऐड हो जाएगा, इतना चेंज हुआ पार्ट टर्न, तो 500 में इतना टर्न हुआ है, तो 500 अगर इतना टर्न हुआ है, तो इतना 500 टर्न मतलब इतना फ्लक्स चेंज हुआ है। टोटल टाइम कितना लगा, 0.25 सेकंड। तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट आपको मिलेगा। तो करंट कितना होगा ना, I = ER कितना हो जाएगा, E/R। तो E तो निकल गया, R का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है इक्वेशन में, दैट इज 2 ओम, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा। Note that the magnitude of E and I are the estimated value मतलब एक एवरेज वैल्यू निकाले हम लोग, and their instantaneous values are different and depends upon the shape of rotation at the particular instant। मतलब ये जो एक हम लोग एवरेज वैल्यू चाहे एस्टिमेटेड वैल्यू निकाले हैं, लेकिन डिफरेंट मोमेंट में डिफरेंट होता है, एक ही जैसा रेट ऑफ फ्लक्स चेंज होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एस्टिमेटेड ही निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस गिवन डेटा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 4 में चल जाएंगे। एग्जाम्पल 4 लेके यहाँ पर एक पिक्चर है, देख लीजिए। तो इसमें इसमें कुछ प्लेनर लूप्स है, देयर आर 3 1 2 3, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स है ऑफ डिफरेंट शेप्स मूविंग आउट ऑफ or into a region of magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the region. Determine the direction of induced current in each loop using Lenz law। अभी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हम लोग क्रॉस देख रहा हूँ, टर्किश कलर का जो क्रॉस है, क्रॉस मतलब the magnetic field lines are perpendicular to the plane and inwards। मतलब इसमें अंदर तरफ जो है ना,
away from the reader, फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन से क्रॉस मतलब बाहर तरफ जा रहा है, तो सॉरी अंदर तरफ जा रहा है, इसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स फ्लक्स है। इसमें ये जो पहला जो फर्स्ट जो एक रेक्टेंगुलर लूप हम देख रहे हैं, इसका मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स इनवर्ड्स, अंदर में घुसते जा रहा है ग्रेजुअली, और ये ट्रायंगुलर है ग्रेजुअली मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलते जा रहा है, और इरेगुलर शेप ये भी मैग्नेटिक फील्ड से ग्रेजुअली बाहर निकलते जा रहा है। अभी ये तो हो गया फैक्ट दिया हुआ है, तो उसका डिटरमाइन द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या था ना, ऑलवेज जो चेंज होगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है, दैट अपोजिट्स द चेंज और कॉज, इन दिस केस चेंज दो ही होता है, इधर इंक्रीज ऑफ फ्लक्स होता है, नहीं तो डिक्रीज ऑफ फ्लक्स होता है। इन द फर्स्ट लूप, इन केस ऑफ फर्स्ट लूप देयर इज इंक्रीज ऑफ द फ्लक्स, इसमें अंदर तरफ जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है किधर ना, इनवर्ड फ्लक्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जरूर एक करंट होना चाहिए जो इंक्रीज को रोके, मतलब एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करे, मतलब इंक्रीज को रोकने का एक ही तरीका होता है जो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करो, इस ढंग से करंट को तैयारी करो, मानव करंट जो है। तो इसमें इसमें देखिए ये ऑन द तरफ है, तो इसका आउटवर्ड्स एक फ्लक्स डेवलप करना होगा, तो आउटवर्ड फ्लक्स के लिए आप राइट हैंड थंब रूल, आप राइट हैंड थंब को पकड़ लीजिए, आप देखोगे करंट अगर ए बी सी डी ए जैसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उसके लिए जो करंट के लिए जो इंड्यूस्ड करंट के जो फ्लक्स होगा आउटवर्ड्स होगा, तो आउटवर्ड्स होगा तो ऑपोजिशन होगा, ये अंदर तरफ घुस रहा है तो उसको तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, कौन सा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इनवर्ड फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा है उसको हम रोकने चाहते हैं, तो कैसे करना होगा, आउटवर्ड फ्लक्स इंड्यूस्ड करना होगा, आउटवर्ड फ्लक्स जो है डेवलप करना होगा, तो इसमें इंड्यूस व इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अकॉर्डिंग टू लेंज रूल, तो आउटवर्ड फ्लक्स होगा तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डायरेक्शन होगा ए बी सी डी ए, इसका आंसर देख लिया जाए, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी increases due to the motion of the loop into the रीजन। हम लोग को ये सबसे पहले देखना होगा, चेंज तो हो रहा है, चेंज तो दो टाइप होते हैं, इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट जो लूप है इन दिस केस हम देख रहा हूँ इंक्रीज हो रहा है, रीजन द इंड्यूस्ड करंट मस्ट फ्लो अलोंग द पाथ बी सी डी ए बी सो दैट इट अपोजेस द इंक्रीजिंग फ्लक्स, मतलब बी सी डी ए बी होगा तो इंक्रीज को रोकेगा, तो बी सी डी जो हम लोग देख रहे थे बी सी डी ए बी, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। नंबर सेकंड केस में हम लोग देख रहा हूँ जो ट्रायंगुलर शेप है बाहर निकल के जा रहा है, बाहर जब निकल रहा है तो फ्लक्स इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज को रोकना है, तो फ्लक्स डिक्रीज को अगर रोकना है तो इन द सेम डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करना होगा, मतलब करंट होना चाहिए, राइट हैंड रूल है, आप थंब रूल देख लीजिए राइट हैंड का, तो करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज करंट होगा, क्लॉकवाइज होगा तो ऑन द तरफ फ्लक्स उसमें होगा, मतलब इसमें फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज को रोकना है, तो इन सपोर्टिंग में इन द सेम डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करना होगा, तो इसमें करंट डायरेक्शन होगा ए सी बी ए, क्योंकि बाहर तरफ जा रहा है, तो देखिए आंसर यही है, ड्यू टू द आउटवर्ड मोशन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर triangular loop A, B, C decreases, due to which induced flows along B, A, C, B, so that oppose the change in the flux. Oppose मतलब इसमें डिक्रीज नहीं होने देंगे, तो बी ए सी बी देखा जाए, बी ए सी बी जो हम लोग बोल रहे थे ए सी बी ए, इन दिस डायरेक्शन में करंट इसमें इंड्यूस्ड होगा, कब तक होगा ना, जब तक टोटल जब बाहर निकल जाएगा तब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बाहर में ना तो फ्लक्स है ना तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये भी टोटल जब अंदर में घुस जाएगा ना, अंदर में अगर ऐसे ही घुसने के बाद टोटल जब अंदर में आ जाएगा तो घुसने के बाद इसमें कोई कारण नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें अंदर में मूवमेंट का टाइम फ्लक्स कांस्टेंट होगा, कहीं भी जाओगे फ्लक्स होगा वही होगा। सिमिलरली इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में भी बाहर तरफ जा रहा है, तो बाहर तरफ जा रहा है तो इसमें फ्लक्स तो डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स जब डिक्रीज होगा तो इन द सेम डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्लॉकवाइज राइट हैंड थंब रूल देख लीजिए, तो क्लॉकवाइज जैसे फ्लक्स उसको डिक्रीज होना होगा, तो क्लॉकवाइज जो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसके लिए करंट होगा ए बी सी डी ए, ऐसे करके करंट इसमें होना चाहिए, तो देखा जाए आंसर क्या है, द आंसर है द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस ड्यू टू मोशन ऑफ द इरेगुलर शेप loop A B C D out of the region of magnetic field, the induced current flows along C D A B C so that so as to oppose the change in the current. Note that note that there are no induced current
as long as the loop are completely inside the or outside the region of the magnetic field। तो इसमें भी हम लोग देख रहा हूँ जो करंट होना चाहिए ऐसा। और एक बात जो हम पहले बोल रहे थे, जो टोटली जब अंदर में रहेगा तो भी कोई करंट नहीं होगा, कोई भी केस में जब टोटली जो बाहर उसके बाद मूवमेंट होगा तो करंट उसमें नहीं होगा। नाउ हम लोग का एग्जांपल 6.5। 6.5 में भी एक सिमिलर टाइप का केस है। A closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and south poles of two permanent magnets। मतलब एक परमानेंट मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है, हॉर्स मैग्नेट टाइप का मैग्नेट है। तो उसमें दो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसमें फिक्स रखा गया है क्लोज लूप को, परपेंडिकुलरली रखा गया। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी लॉन्ग मैग्नेट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे तो उसमें क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ होने का फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन है ये, देयर मस्ट बी चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होने के बाद भी इसमें अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं इसको, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होने के बाद भी इसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है। तो आंसर इसमें क्या दिया देख लिया जाए। आंसर है इसमें गिवन आंसर है, व्हाट इज द गिवन आंसर? नो हाउ स्ट्रॉन्ग द magnet may be, current can be induced only by changing the magnetic flux to the loop। magnetic flux चेंज ही नहीं हो रहा तो कैसे होगा? Now our second question, it is another question, इसके साथ लिंक नहीं है कुछ। A closed loop moves normal to the constant electric field। the plates of a large capacitor, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों के बीच में बहुत ही लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो is a current induced in the loop when it is wholly inside the region between the capacitor of plates। Number two, when it is partially outside the plates of the capacitor, the electric field is normal to the plane of the loop। देखिए इसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्वेश्चन क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका अंदर में बहुत ही लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है उसका अंदर में। तो उसमें एक लूप है जो एक बार लूप जो है ना इलेक्ट्रिक का परपेंडिकुलर है उसका प्लेन, तो होली इनसाइड है उसका अंदर में मूव कर रहा है, और दूसरा हो गया पार्शियली आउटसाइड, उसके बाद उसका अंदर में मूव कर रहा है, मतलब धीरे धीरे अंदर तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट किसमें होगा कब नहीं होगा। तो एक थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं जो पहला वाला में नहीं होगा क्योंकि अंदर में ही है, अंदर में मूव कर रहा है, दूसरा वाला में होगा क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली बाहर से जब अंदर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बी केयरफुल, दोनों में से किसी में भी नहीं होगा। क्यों ना? इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होने के लिए क्या होना चाहिए? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना चाहिए। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पर कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। तो इसमें आंसर होगा टोटली दोनों केस के लिए नो होगा। थोड़ा सा केयरफुल रहिए, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किया गया है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं बताया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको मतलब अगर हम नहीं देखे केयरफुली तो होता है क्या, तो वैसा टाइप आंसर दे देगा, पहला वाला में नहीं होगा दूसरा वाला में होगा। आंसर क्या लिखा है देखा जाए। What is the answer of this? No current is induced in either case। current cannot be induced by changing the electric flux। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर करंट नहीं होता है, करंट चाहिए तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना चाहिए। नंबर सी क्वेश्चन देखा जाए। सी क्वेश्चन है, a rectangular loop and a circular loop are moving out of a uniform magnetic field region। इसमें magnetic field perpendicular to the plane of the paper inwards दे दिया गया है। फील्ड फ्री रीजन, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से फ्री रीजन में धीरे धीरे बाहर निकल के जाएगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। इन व्हिच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द passes out of the field region। the field is normal to the loop। मतलब इसमें जो एक रेक्टेंगुलर लूप है और इसमें एक हो गया सर्कुलर लूप, तो दोनों धीरे धीरे बाहर निकलते जा रहा है। जब तक अंदर में मूवमेंट है रहा, देयर इज नो चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन जो बाहर निकलने लगता है तो क्या होगा ना, साथ साथ इसमें फ्लक्स डिक्रीज होगा, इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज होगा तो उसमें इनवर्ड में सपोर्ट में क्लॉकवाइज करंट इसमें इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर में, क्योंकि जो बाहर निकल जाए पूरा जब बाहर निकल जाएगा टोटली, तब देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें भी ऐसा ही है, जब बाहर निकल के जा रहा है तो जब बाहर निकलना है उस टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बात होता है किसमें स्टेडी होगा, मतलब दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें कांस्टेंट होगा।
देखिए इसमें रेट ऑफ चेंज एक ही जैसा चेंज होते जाएगा। जब बाहर निकलते जा रहा है, बाहर निकल जाने के बाद तो कुछ नहीं होगा, करंट जीरो होगा। लेकिन जब तक बाहर निकलते जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक ही जैसा होगा। लेकिन इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक ही जैसा नहीं है। पहले थोड़ा सा कम होगा, बीचों बीच जब बाहर निकल के आएगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, लास्ट में फिर कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज इसमें वेरिएबल है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा। इसमें एक ही जैसे रेट ऑफ चेंज होगा, तो हम लोग उम्मीद करेंगे इसमें ही होगा। आप लोग मतलब एक स्टेडी और कांस्टेंट ईएमएफ, एक आंसर देख लिया जाए सी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ is expected to be constant only in case of rectangular loop. In case of circular loop, the rate of change of area of the loop during the passage out of the field region is not constant, क्योंकि पहले कम होगा, बीच में ज्यादा होगा, फिर कम हो जाएगा। तो इसमें हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल वेरी अकॉर्डिंग, मतलब इसमें जो है ना सर्कुलर कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरी होगा, लेकिन जो रेक्टेंगुलर कॉइल में एक ही जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसमें वेरिएबल है लेकिन इसमें कांस्टेंट है। नाउ हम लोग को जो नंबर लास्ट एक क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय फिगर। इसमें भी स्टूडेंट को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसमें हुआ भी है। इसमें बताया गया जो एक ऐसे एक सर्कुलर लूप है और इट इज कनेक्टेड टू टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें ये प्लेट है, अनदर बी प्लेट है। इसमें नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो नॉर्थ और साउथ यहाँ पर फील्ड लाइंस निकल के साउथ में घुसता है। मतलब इसमें फील्ड लाइंस थ्रू दिस, ये जो लूप हम देख रहा हूँ फील्ड लाइंस, वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक है। अभी दोनों ग्रेजुअली टुवर्ड्स मूव ईच अदर, देखिए एरो दे दिया, इधर एरो दे दिया, तो मूव टुवर्ड्स ईच अदर। जब टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज होगा, ओके, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो उसका इंक्रीज होने अपोज करता है, तो ऐसा इंड्यूस्ड करंट ऐसा होना होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करे। मतलब जो है इसमें फ्लक्स इधर से इधर हो रहा है, तो इधर से फ्लक्स होने का मतलब ये, मतलब इसका जो इन दिस वे अगर करंट नहीं लूप होगा तो उस दिशा में फ्लक्स हो रहा है, तो इसमें करंट किधर होना चाहिए, करंट होना चाहिए उल्टा करंट, मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, इट इज नॉट शोन इन द फिगर डायग्राम, लेकिन जो लाइन्स ऑफ फोर्स फ्लक्स का जो डायरेक्शन इधर से इधर, फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ टू साउथ, तो वो डायरेक्शन में जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो फ्लक्स जब व्हेन दे आर मूविंग क्लोज टू ईच अदर, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो फ्लक्स ग्रेजुअली फ्लक्स डेंसिटी बढ़ते रहते हैं, ऐसे करते फ्लक्स इंक्रीज होते जा रहा है। तो फ्लक्स जब इंक्रीज होगा, साथ साथ क्या है ना, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो और उसका काम होता है ऑपोजिट टू इंक्रीज द फ्लक्स। तो ऑपोजिट टू इंक्रीज द फ्लक्स मतलब क्या होता है ना, इसमें क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज में करंट होना होगा, मतलब बी टू ए करंट होना होगा। तो ये जो है ड्यूरिंग द मूवमेंट देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, जब तक मूवमेंट है तब तक है, तो करंट होगा बी टू ए। नाउ क्वेश्चन इज दिस, इसमें ये पॉजिटिव होगा ना, बी पॉजिटिव होगा, तो करंट तो हम लोग पता चल रहा है जो बी टू ए करंट होगा, क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए, तो उल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से इधर है, तो अगर बी टू ए क्लॉकवाइज करंट होगा तो उल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्योंकि अपोज करना है जब इंक्रीज हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्लियर हो गया, दैट इज द बी टू ए। लेकिन अभी क्वेश्चन से राइज होता है जो ए पॉजिटिव होगा ना बी पॉजिटिव होगा, हम लोग बहुत ही जल्दीबाजी से आंसर देते हैं, बोले सर बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव नहीं है, कारण बी टू ए जा रहा है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट न्यूट्रल था। तो कारण अगर बी टू ए जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो हो रहा है ना, ए टू बी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो पहले न्यूट्रल था, अभी कारण बी टू ए जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। तो बी पहले न्यूट्रल था, ए भी न्यूट्रल था, तो बी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा और ए में इलेक्ट्रॉन घटते जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और बी नेगेटिव। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग है, ये सेल जैसा मत सोचिए, ये पहले न्यूट्रल था, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट इसमें इंड्यूस्ड हुआ है। तो करंट मान लीजिए अगर बी टू ए जा रहा है, पहले दोनों न्यूट्रल था, करंट उसके चलते नहीं था, ये सोर्स नहीं है, सोर्स तो हो गया आपका उधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो करंट अगर बी टू ए जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए टू बी। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ए टू बी जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का डेंस बी में ज्यादा होते जा रहा है, ए में घटते जाते, ए हो जाएगा पॉजिटिव, बी इज द नेगेटिव, इट इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, द पोलैरिटी ऑफ ए विल बी पॉजिटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेट बी इन द कैपेसिटर। तो इट इज द कॉज, क्यों ऐसा होता है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। जो सर बी टू ए कारण जा रहा है, तो बी टू ए जब कारण जा रहा है तो बी को ही पॉजिटिव, ऐसा नहीं है।
ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, बी टू ए करंट जा रहा तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा जा रहा तो बी नेगेटिव बनते जाएगा, ए पॉजिटिव बनते जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज द क्वेश्चंस इज द 6 number questions. A metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per second. इसमें रोटेट करते जा रहे हैं इन दिस वे। ये मेटेलिक रॉड, इसका 1 मीटर लेंथ है, जो रेडियस है, उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया गया, फ्रीक्वेंसी 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड। एंड अदर एंड इसमें वन एंड हिंज एट द सेंटर यहाँ पर, and the other end at the circumference of circular metallic rings of radius 1 meter about an axis passing through the center of perpendicular to the plane of the ring. तो इसमें देखिए रिंग है, इसके ऊपर वो मूव करते हुए जा रहा है सर्कुलर मेटल रिंग के ऊपर, एंड सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रिंग। इसमें देखिए ये जो है तो इसमें घूमते जा रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी हम लोग देख रहा हूँ जो क्रॉस दिया हुआ, दैट मींस परपेंडिकुलर एंड इनवर्स। ये कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, इसका वैल्यू भी दे दिया गया 1 टेस्ला, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्सिस, मतलब इसके एक्सिस है एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द वो, और उसके साथ पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस क्रॉस देख रहा हूँ, प्रेजेंट एवरीवेयर जहाँ भी घूमते जा रहा है। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग, मतलब O और Q ये दोनों पॉइंट में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एक मोशनल ईएमएफ जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोशनल ईएमएफ कोई भी जब एक रॉड घूमते रहते हैं थ्रू एनी मैग्नेटिक फील्ड, ये मूव करने लगता है। जो मैग्नेटिक एक सिंगल रॉड जो कोई मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए जाते हैं, परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें एक उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे एक्सपीरियंस सम फोर्सेस व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो साथ साथ उसका एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, तो दी इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है मेटालिक रॉड में, जिसके चलते यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, वो हम लोग को निकालना होगा। इसका दो तरीके से हम लोग निकल सकता हूँ, एक लॉरेंज फोर्स से निकल सकता हूँ, मतलब फोर्स एक्सपेंड बाई ए चार्ज पार्टिकल्स व्हेन मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसी हिसाब से हम लोग निकल सकता हूँ। अनदर वे हम लोग फैराडे जो है ना फ्लाश रूल से निकल सकते हो। इसमें इसमें टाइम टी मान लीजिए, इतना टाइम डेल्टा टी में थीटा इज ओमेगा टी, इतना टाइम टी में इतना एरिया क्रॉस किया तो एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स था, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से भी हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं, दोनों मेथड है। तो पहले हम फर्स्ट मेथड लेते हैं, मेथड 1, एज द रॉड इज रोटेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द रॉड मूव्स टुवर्ड द आउटर एंड due to the rod moves out towards the outer end due to the Lorentz force, and electrons मतलब free electrons in the rod moves toward outer, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिलता है लॉरेंज फोर्स बोलते हैं हम लोग इसको, एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, आउटवर्ड्स मिलता है तो अंदर तरफ पॉजिटिव होगा, बाहर तरफ वो नेगेटिव होने लगता है। ये हम लोग को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को किधर फोर्स मिला किधर जाएगा, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग, the resulting separation of charges produces an EMF across the end of the rod। तो उसमें जो चार्ज जो है ना, इसमें फोर्स मिलता है इसको, ये रॉड है इसको अंदर में इलेक्ट्रॉन्स, उसका इलेक्ट्रॉन इधर फोर्स मिल रहा है, तो रिजल्टिंग क्या होता है ना, ग्रेजुअली एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, क्योंकि इधर पॉजिटिव होने लगता है, ग्रेजुअली नेगेटिव होने लगता है, लेकिन थोड़ा बाद में उसमें भी बैलेंस कंडीशन में आ जाता है। ऐसा नहीं है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस ए लेंथ डी, इसमें जो at a certain value of EMF there is no more flow of electrons and a steady state is reached। तो क्या हुआ, ये रॉड जब रोटेट कर रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट मिल रहा है ड्यू टू द लॉरेंज फोर्स, एक आउटवर्ड फोर्स मिल रहा है, तो धीरे धीरे कहते हैं ना आउटवर्ड जाने लगता है। रिजल्टिंग सेपरेशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड, एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ ईएमएफ देयर इज नो मोर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ए स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। तो उसमें हम लोग एक इक्वेशन था, जो इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं मोशनल ईएमएफ का, इतना होता है ना, बी इंटू एल इंटू वी होता है। इसमें भी जो है यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट होता है, तो इसमें भी वेरिएबल है, सबके लिए सेम नहीं है। तो जो भी जो सबके लिए सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी सबके लिए सेम नहीं है, किसी भी यहाँ पर कम होगा, ग्रेजुअली जितना दूर जाएगा वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो सब में एक ही जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, आर डिस्टेंस में कोई वेरी स्मॉल एलिमेंट हम लोग डी आर अगर ले लें, आर डिस्टेंस में वेरी स्मॉल डिस्टेंस अगर मान लो डी आर एलिमेंट ले लें, और डी आर में वेलोसिटी वेरी स्मॉल के लिए हम लोग वेलोसिटी भी को सेम मानेंगे, डी आर एलिमेंट में जितना
पॉइंट है, सबके लिए सेम वेलोसिटी मानेंगे, तो उसमें डी कितना होना, बी एल भी ये फॉर्मूला बदल हम लोग लिखेंगे, बी इंटू वी तो लिखेंगे ही, इंटू डी आर लिखेंगे, वी इज द वेरिएबल फॉर द डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट होगा, तो आर डिस्टेंस होगा तो कोई डी आर हम लोग एलिमेंट ली है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा ना, दैट इज द बी इंटू डी आर फ्रॉम दिस इक्वेशन से हम लोग को स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ के लिए। तो उसमें जो है, तो ये आपको कॉज बताया गया, लेकिन कैलकुलेशन लॉरेंस रूल से हम लोग अभी नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसी से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बट इसमें कॉज बताया गया क्यों ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ये हम लोग इसमें ऊपर में दिया गया है ना, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन दे आर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें एक आर डिस्टेंस पर वेरी स्मॉल हम एलिमेंट लेते हैं डी आर, तो उसके लिए इतना होगा, तो उसमें हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो देखो इसमें डी आर इज द वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन होगा, जो सेंटर में आर के वैल्यू तो 0 था, और जब सर्कमफेरेंस में जब पहुंचा तो आर के वैल्यू कैपिटल आर, तो इसमें बी इंटू वी इंटू डेल्टा आर, वी इज ऑल्सो वेरिएबल, तो वी का ओमेगा इज द कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमते जा रहा है, तो उसका ओमेगा बता दिया है, एक फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, जो फ्रीक्वेंसी घूमते जाते हैं, ओमेगा इज द कांस्टेंट, तो वी का वैल्यू होता है ओमेगा इनटू आर, फॉर द डिफरेंट पॉइंट वी विल बी डिफरेंट, तो उसमें बी ओमेगा कांस्टेंट आर डी आर, तो आर डी आर का जो हम इंटीग्रेशन 0 टू आर करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 होता है, लिमिट पुट करिएगा अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, दैट मींस इसमें जो ये जो रोटेशनल मोशन में कोई रोटेट कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है जो प्लेन जो है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, इसमें एक फॉर्मूला मिल गया, ऐसे टाइप कहीं भी कोई रॉड का रोटेशन होता है, हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं रोटेशनल मोशन के लिए, ऐसा टाइप होता है, और जब ट्रांसलेशनल मोशन में चलते हैं तो बीएल भी होता है, इसमें भी जो मूवमेंट होता है, प्लेन ऑफ द मूवमेंट दैट इज द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इसमें भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इसमें रोटेट कर रहा है, और उसमें एक प्लेन मतलब सीधा ट्रांसलेशनल मोशन था, तो इसके लिए इसमें एक फॉर्मूला मिल गया है, क्योंकि उसका जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा, अभी भी इक्वल ओमेगा इतना हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए वैल्यू मतलब ओमेगा, इसका ओमेगा का वैल्यू दे ही दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है that is given, that is the frequency दे दिया है, 50 revolution per second, the frequency is given here, frequency इसमें दिया हुआ है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है ना, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ओमेगा, क्योंकि इसमें जो डी थीटा सॉरी यहाँ पर जो ओमेगा वैल्यू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 तो दे दिया है, आर का वैल्यू 1 मीटर, तो 1 मीटर पर पुट किए हैं, और बी के वैल्यू 1 टेस्ला दे दिए, हाफ इंटू दिस, दैट इज नथिंग मैटर, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखना होगा, ये बहुत जगह पर काम आएगा, इसका सब आफ्टर द कैलकुलेशन ऑल आर पुटेड इन द एसआई सिस्टम, therefore value will be in SI system and that is the 157 वोल्ट। तो इसका दूसरा मेथड क्या है ना, दूसरा मेथड रिलेटिवली आसान है, जो फैराडे जो फ्लाक्स लॉ से हम लोग करते हैं, इसको फैराडे फ्लाक्स लॉ से हम लोग करते हैं, तो क्या होता है ना, कैलकुलेट ईएमएफ वी कैन इमेजिन ए क्लोज लूप OPQ in which the point O and P are connected with the resistors and OQ is the rotating rod, इसमें रेजिस्टर्स मतलब आर को हम लोग ऊपर में लिया गया है, रेडियस लिया गया है, रेजिस्टर नहीं है, so the potential difference across the resistor is then equal to the induced EMF and equal to B into rate of change of area of the loop. Theta is the angle between the rod and the radius of the circle P at time t. The area of sector OPQ is given by this. देखिए यहाँ पर ये तो जस्ट बताया गया, लेकिन बात ऐसा है जो इसमें जो टी टाइम में यहाँ पर जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसमें जो ये जो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट का एरिया कितना होगा, टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल एंगल 2 पाई एंगल के लिए टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा एंगल के लिए कितना होगा, ये जो एरिया का वैल्यू हम पहले निकालेंगे, और इसमें कितना फ्लक्स जो है ना, वो फ्लक्स कितना है निकालेंगे, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे उधर से टाइम, तो मिल जाएगा कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, यू विल गेट द सेम आंसर, सेकंड मेथड में भी आपको सेम आंसर मिलेगा। तो इसमें वो जो आपको सेक्टर ओ पी क्यू सेक्टर का एरिया कितना होगा ना, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज द पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई का जितना एंगल सस्टेन करे एट द सेंटर, तो थीटा एंगल सस्टेन करे तो उसके लिए एरिया कितना होगा ना, इंटू थीटा होगा, तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा इज द एरिया, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो इसमें देखिए
इंड्यूस्ड ईएमएफ जब निकालेंगे तो ए एरिया में कितना फ्लक्स था, इंटू बी था, बी इंटू था, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करने से बी तो कांस्टेंट ही है, तो बी फ्लक्स कितना था उस एरिया में, तो फ्लक्स कितना था, एरिया इंटू द बी था, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने से कितना होता है, हाफ इंटू बी आर स्क्वायर होल इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू बी इंटू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड करते हैं, तो हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया। फिर ओमेगा का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, टू पाई इंटू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, इतना पुट कर देंगे। दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन को आपको याद रखना होगा, चाहे एग्जाम्पल में दिया हुआ बट एज ए थ्योरी इसको याद रखना होगा। हम लोग जब थ्योरी पढ़े थे तो भी हम लोग इसको निकाले थे। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग यहाँ पर करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल 6.6 जो किए थे ना, उसका जो रिजल्ट हम लोग को यहाँ यूज कर पाएंगे। एक ही दोनों के एक ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ए व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स, मतलब एक मेटालिक स्पोक्स जो साइकिल का व्हील होता है स्पोक्स जैसा है, और सबका लेंथ हो गया एक एक स्पोक्स, मतलब रेडियस ही समझो 0.5 मीटर, long is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of the earth magnetic field। मतलब एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपोनेंट के साथ नॉर्मल रखा गया प्लेन को, मतलब अगर अर्थ ऐसा है तो उसको इन दिस वे रखा गया, मतलब उसका एक्सिस हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस, प्लेन नॉर्मल टू द, ये जो है ना परपेंडिकुलर रखा गया प्लेन, तो परपेंडिकुलर रखा गया तो टोटल फ्लक्स उसके अंदर में जाएगा। तो एच का जो है ना अर्थमेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू दे दिया गया 0.4 गॉस। तो याद रखिएगा गॉस इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सीजीएस सिस्टम। तो इसको हम लोग जब एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गॉस आप यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ तो आपको याद रखना होगा 1 गॉस होता है 10⁻⁴ टेस्ला, याद ही रखना बेटर है क्योंकि ऑलवेज नहीं दिया रहता है इसका वैल्यू। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील। तो इसमें इसमें एक नहीं है 10 गो मेटालिक स्पोक्स है, सबका 0.5 मीटर है लॉन्ग विथ दिस। तो हम लोग का अभी अभी एक फॉर्मूला मिल चुका है जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक एक स्पोक जितना है ना, एक स्पोक 10 गो स्पोक दिया है, एक में कितना होना, हाफ इंटू ओमेगा इंटू बी इंटू आर स्क्वायर हो। ना ओमेगा तो डायरेक्ट नहीं दिया है इसमें, देखिए ओमेगा जब निकालिएगा 120 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर सेकंड निकलना होगा तो डिवाइड बाई 60 कीजिएगा तो 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया इसका 2, जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज अ 2 होगा फ्रीक्वेंसी। तो जब ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई इंटू 2 दैट इज द 4 पाई, ओमेगा वैल्यू हो गया 4 पाई इन दिस वे इसको, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी का रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2, तो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू 2 दैट इज द 4 पाई। बी इज गिवन हियर, बी का वैल्यू दे दिया है 10 इतना गॉस, मतलब 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और इसमें जो इसका दे दिया है आर के वैल्यू रेडियस ईच हो गया 0.5, तो उसका होल स्क्वायर, तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो अभी बात होता है सर एक में तो इतना होगा, तो इसमें 10 वो है तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, बोले बिल्कुल 10 टाइम्स नहीं होता है। नंबर ऑफ स्पोक्स इज इमेटेरियल, क्योंकि बिकॉज द ईएमएफ अक्रॉस द स्पोक्स आर इन पैरेलल, जितना स्पोक्स है सब पैरेलल है। आप लोग जानते हैं पैरेलल में अगर एन नंबर ऑफ सबका सेम होता है तो उसका रिजल्टेंट भी एक का ही बराबर होता है, मतलब ईएमएफ अगर पैरेलल में रखा जाता है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट बहुत सारा, तो रिजल्टेंट भी 2 वोल्ट ही होता है। तो आंसर कितना होगा, जितना एक के लिए है इतना ही टोटल के लिए आंसर है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस, ये जो है ना फिगर डायग्राम की बात किया गया है। द आर्म पी क्यू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं हम लोग उसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स, इसमें जो फील्ड है ना आउटवर्ड्स फील्ड है। पहले जितना था हम लोग एग्जाम्पल क्रॉस रख के देखे थे, लेकिन डॉटेड है मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो प्लेन में मूवमेंट हो रहा है। तो इसे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा, और पी क्यू जो है ना दैट इज मूविंग, मूवेबल है ऑन द फ्रेम। ये जो फ्रेम देख रहा है रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर, पी क्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम एक्स टू इक्वल 0, यहाँ पर एक्स 0 लिया गया है, एक्स 0 आउटवर्ड्स बाहर तरफ जा रहा है। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना परपेंडिकुलर प्लेन नेक्स्ट आउटवर्ड्स, तो हम देख ही रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक है, बोले यहाँ तक है, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स इक्वल टू बी तक है, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक है, टोटल नहीं है।
आधा रास्ता में टोटल लेंथ हो गया 2b, तो वहाँ 0 to b तक है कि b से लेकर 2b तक बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, कोई मटेरियल नहीं है। तो इसमें मूव एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए जा रहे हैं। तो उसमें x से 0 x इक्वल टू b, इसमें 0 फ्रॉम for x is greater than b, only the arm pq possesses substantial resistance r, इसको only ये जो है ना, ये साइड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, pq के only रेजिस्टेंस है, that is r. Consider the situation when the arm pq is pulled outward from x equal to 0 to x equal to b, मतलब हम यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ पर पूरा फैक्ट फॉर्म को समझना होगा कब क्या हो रहा है, एंड इज देन मूव बैक टू एक्स इक्वल 0, मतलब यहाँ तक पहुंचा 2b, फिर रिटर्न आ गया यहाँ पर, बैक टू 0 हो गया विथ ए कांस्टेंट स्पीड भी, जाने के टाइम जो स्पीड था आने के टाइम सेम कांस्टेंट स्पीड है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, the force necessary to pull the arm and the power dissipated as joule heat, तो क्या क्या निकलना है, एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स निकलना है, कब कितना होगा, और द इंड्यूस्ड ईएमएफ कब कब होगा, कब कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन निकलना है, फोर्स नेसेसरी कितना है आर्म्स, एंड द पावर डिसिपेटेड एज जूल, मतलब हम लोग को सारा चीज निकलना होगा, फ्लक्स का कब कितना फ्लक्स है, फ्लक्स का वेरिएशन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा, फोर्स उसको मूवमेंट कराने के लिए फोर्स कब जरूरत है, कहाँ कहाँ जरूरत है, कितना जरूरत है, और उसके बाद कोई फोर्स इधर चाहिए तो कोई फोर्स उल्टा भी चाहिए इधर ले जाने के लिए, तो उसके बाद ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स, फ्लक्स का एक्सप्रेशन हम लोग को निकलना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलना होगा, फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म निकलना होगा, और पावर डिसिपेटेड जूल, उसके बाद सारा वेरिएशन को हम लोग ग्राफ में डालना होगा। इसमें एग्जाम में क्या होता है, टोटल इतना सारा नहीं है, एक दो करके दिया जाता है, टोटल भी दिया जाना से लेंथी क्वेश्चन होता है, इसमें देयर आर 4 क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर। तो सिचुएशन फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया b, और यहाँ से यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी एक बार इधर जा रहा है फिर रिटर्न आ रहा है, तो इसमें फ्लक्स ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इतना होगा, इसके बाद हम कितना भी मूवमेंट हो रहा है, फ्लक्स तो इतना रीजन में है तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फिर रिटर्न आएगा तो फ्लक्स यहाँ तक फ्लक्स कांस्टेंट है, फिर यहाँ से फ्लक्स घटते घटते फिर 0 होगा। सिमिलरली जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यहाँ से मूवमेंट हो रहा है फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, फिर यहाँ से आएगा तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा तो ना तो फोर्स होगा ना तो पावर होगा। अभी देखा जाए इसका आंसर नंबर होगा सॉल्यूशन। लेट अस फर्स्ट हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। फर्स्ट कंसीडर द फॉरवर्ड मोशन फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल 2b, मतलब लेफ्ट टू राइट जब जा रहा है फॉरवर्ड मोशन हम लिख रहा हूँ, तो फ्लक्स इसमें कितना होगा ना, b इंटू एल इंटू एक्स होगा, फ्लक्स जो है ना b x, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक बता रहा हूँ, इसमें इसका एरिया कितना होना बी एल एक्स, एक्स हम वेरिएबल लेते हैं, फ्लक्स ग्रेजुअली बढ़ती जाएगा, यहाँ तक बढ़ेगा, तो इसमें जो है इसमें देखिए द फ्लक्स लिंक विद द सर्किट एस पी क्यू आर, तो कितना होगा ना फाई बी, दैट इज द बी इंटू एल इंटू एक्स होगा, कब तो कितना होगा दिस, इसके बाद जब यहाँ पर बी तक पहुंचा तो टोटल फ्लक्स इतना हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसके बाद अब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, देखिए यहाँ एक्स वेरिएबल है वहाँ, लेकिन यहाँ पर आफ्टर यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचा इसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और कितना होगा ना यहाँ से यहाँ तक बी इंटू एल इसका एरिया इंटू कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद यहाँ तक कांस्टेंट है, फिर रिटर्न आएगा यहाँ तक वो भी कांस्टेंट ही रहेगा इतना ही, फिर जब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा उस टाइम मान लीजिए जाने के टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ जब ये जो एक्स वेरिएबल है 0 टू बी तक जो है, तो इसका बीच में जो रेंज होता है तो इसमें डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस बी एल बी होगा, डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो इसमें डी एक्स डी टी भी हो जाता है, तो इतना इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, लेकिन इसके बाद फ्लक्स तो कांस्टेंट है, बट देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स, देयरफॉर देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब बी से लेकर 2b तक जा रहा है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, ग्राफ बाद में देखते हैं हम लोग। When the induced EMF is non-zero, the current I in the current I in magnitude, induced EMF is non-zero, जब non-zero होता है तो करंट कितना होता है ना, इतना हो गया BLV डिवाइड बाय R होगा, इट इज करंट, जब इंड्यूस्ड EMF जीरो हो जाएगा करंट भी जीरो हो जाएगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द आर्म PQ in a constant motion is I into L into B, तो BIL हम लोग जानते हैं, जब उसमें करंट आई आ गया, इतना करंट आ गया, जब तक करंट है तब तक उसमें एक फोर्स मिलेगा, BIL से निकल सकता हूँ, तो B के वैल्यू तो कांस्टेंट है, एल का वैल्यू दिया हुआ, तो आई के वैल्यू हम पुट कर देंगे तो इतना मिलेगा, तो इसमें कब तक मिलेगा, वो 0 से लेकर बी तक ही मिलेगा, जहाँ
मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है। जहाँ पर बाहर कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है तो फोर्स भी जीरो है, क्योंकि इसमें करंट जीरो है, जीरो तो फोर्स भी जीरो है। तो इसमें जो फॉर्मूला है हम लोग एफ निकल के आ गया, तो बी आई एल हम वैल्यू पुट कर देंगे, आई एल का वैल्यू वहाँ पर पुट कर दिया है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर। तो इतना फोर्स हो गया है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू बी तक। फिर उसके बाद फोर्स है नहीं। जूल हीटिंग लॉस, जूल हीटिंग लॉस का क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला देखिए, आई स्क्वायर आर होता है, तो आई स्क्वायर आर, आई तो वैल्यू पी एल भी, आर का होल स्क्वायर इंटू आर, इसमें आर हो गया रेजिस्टेंस हो गया, तो इसमें एक आर स्क्वायर नीचे था, इसमें आर एक, तो आर कट गया, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। वो भी कब तक होगा, जीरो टू जो कुछ होने वाला है इसमें होगा। जूल हीटिंग लॉस जो होगा इसके बीच में होगा, बाहर में नहीं होगा। वन ऑब्टेन सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर द इनवर्ड मोशन, तो इसमें इनवर्ड मोशन में भी हम लोग को ऐसे ही मिलेगा एक्स जीरो। वन कैन एप्रिशिएट द होल प्रोसेस बाय एग्जामिन द स्केच ऑफ द वेरिएशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो हम लोग जितना रिजल्ट मिले हम लोग ग्राफिकली इसको स्केच कर लेते हैं। नंबर वन केस देखिए, फ्लक्स देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज होते गया है, फ्लक्स का वैल्यू कितना था, बी एल एक्स था, तो एक्स मतलब एक ग्रेजुअली बढ़ते गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर जाकर के मैक्सिमम फ्लक्स हुआ। इसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, यहाँ तक एम तक पहुंचा, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। ये यहाँ से आउट इनवर्ड आ रहा है तो भी फ्लक्स इतना ही है, वो कांस्टेंट ही है। फिर जब अंदर घुसने लगा तो फ्लक्स ग्रेजुअली घटते घटते जीरो हुआ है। तो फ्लक्स का डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हुआ है, फ्लक्स को हम लोग अपवर्ड्स आउटवर्ड फ्लक्स ली है, तो पॉजिटिव फ्लक्स से है, तो इसलिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम लिखे हैं, यहाँ कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, मतलब फ्लक्स पॉजिटिव, तो इधर भी आउटवर्ड्स हम पॉजिटिव मानते, तो फ्लक्स पॉजिटिव, यहाँ तक फ्लक्स इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ तक गया, जो उतने फ्लक्स रिमेन अनचेंज, फिर रिटर्न आया इतना तक, फिर यहाँ से जब रिटर्न आ रहा है तो फ्लक्स घटते जा रहा है, लेकिन यहाँ फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। ईएमएफ इसमें कितना हुआ ना, माइनस बी एल भी हुआ है, जब जाने के टाइम ईएमएफ हुआ है, तो यहाँ तक जो फ्लक्स चेंज हो रहा था इसमें यहाँ तक ईएमएफ है, फिर यहाँ से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, फ्लक्स है लेकिन फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा, इंड्यूस नहीं होगा। फिर रिटर्न आ रहा है तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको कारण मिलेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बी एल भी होगा। इसमें माइनस बी एल भी बताएंगे, इसमें प्लस बी एल भी बताएंगे। जो मसनल ईएमएफ हम लोग फॉर्मूला ही है बी एल भी, तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि बी भी कांस्टेंट है, एल भी तो कांस्टेंट है ही है, और भी कांस्टेंट स्पीड बताया गया तो इसमें होगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट उल्टा होगा, इस टाइम मिलेगा आपको, इस टाइम मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको इसमें जो फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स होगा, इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा जब जा रहा है, तो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर, जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं कितना फोर्स है। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि कारण नहीं है, तो जो रिटर्न आएगा तो फोर्स उल्टा इसमें डेवलप होगा। नेक्स्ट आपका एनर्जी की बात की है, पावर लॉस की बात करें तो पावर लॉस जो है, जब तक इसमें आपका करंट है तो इसमें पावर लॉस है, फॉर्मूला हम ऊपर में देख चुके हैं। तो शुरुआत में पावर लॉस होगा वो कांस्टेंट रेट में होगा, क्योंकि भी कांस्टेंट, बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर, ये तीनों तो कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट, तो पावर लॉस होगा। इसमें एक चीज देखिए, पावर लॉस भी पॉजिटिव है, क्योंकि पावर लॉस नेगेटिव होता ही नहीं है। इधर भी लेफ्ट हुआ तो भी जूल हीटिंग इफेक्ट होगा, राइट लेफ्ट तो भी जूल हीटिंग इफेक्ट है, इसलिए दोनों पॉजिटिव है। और फ्लक्स भी थ्रू आउट द होल इसमें पॉजिटिव ही मानेंगे, कोई इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ईएमएफ को भी पॉजिटिव लेंगे, को भी नेगेटिव लेंगे, फोर्स भी, जब हम ईएमएफ नेगेटिव बता रहा हूँ, फोर्स डेवलप को नेगेटिव बता रहा हूँ। एक एग्जांपल था, इसमें पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट दैट इज द एग्जांपल नंबर 9। तो एग्जांपल 9 में two concentric circular coils, one of smaller radius, that is the R1, it is the R1, red one is the R1, let us suppose, and the other of the large radius R2, बाहर वाला जो R2 है, लार्ज रेडियस, R1 लेस देन R2, मतलब R1 का वैल्यू बहुत ही कम है विथ रेस्पेक्ट टू R2, R2 बाहर वाला जो है, आर प्लेस्ड कोएक्सियली विथ सेंटर्स कोइंसाइडिंग, दोनों का एक्सिस सेम है, एक कोई मतलब हेलिकल शेप कॉइल नहीं है, सिंगल टर्न कॉइल है। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, ये एग्जाम में चल गया है, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें हम लोग को जो है निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्वेश्चन आ गया। So questions is this. So let the current I2 flows through the outer, हम बाहर में I2 करंट लेते हैं, तो फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, म्यू नॉट बाई 4/2 I2 बाई आर था, लेकिन इसमें हम लोग 4 काट दिए हैं, तो म्यू नॉट I2, मतलब इस बाहर में में I2 करंट है, तो इसका सेंटर प्लेस में मैग्नेटिक कितना होगा ना, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R2, इसका रेडियस हो गया 2R2 सेंटर प्लेस में। Since the outer other coaxially placed coil has a very small radius, B2 may be considered constant over the cross sectional area। मतलब इसमें
देखिए सेंटर रीजन में हम लोग को जो फील्ड होता है ना, इसके रेडियस बहुत ही कम लिए हैं, तो सेंटर एरिया में हम बोल सकता हूँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कांस्टेंट, थोड़ा आउटर रीजन में कम हो जाएगा वैल्यू, लेकिन सेंटर में जो है ना इस रीजन में जहाँ पर R1 है उसको हम लोग मान के चलता हूँ, जो इसका वैल्यू जो है ना कांस्टेंट है, किसका मैग्नेटिक फील्ड का। करंट किसमें आउटर में लिए है, आउटर में करंट I2 दिया गया है। तो हम लोग क्या इसमें तो इसमें फ्लक्स इसका अंदर में कितना होगा, मतलब इनर जो है ना फ्लक्स कितना होगा ना, जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया कितना होना, पाई R1 स्क्वायर इनटू V2। तो V2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करने के म्यू 2 I2 डिवाइड बाय 2 R2। तो अल्टीमेटली हम लोग को जो मिला है इसमें हम देख रहे हैं जो इट इज द टोटल फ्लक्स, वी नो फ्रॉम द म्यूचुअल इंडक्टेंस जो टोटल फ्लक्स इन द सेकंड, ड्यू टू द करंट इन द फर्स्ट, चाहे इसमें टोटल फ्लक्स इन द फर्स्ट ड्यू टू करंट इन द सेकंड, मतलब प्राइमरी बोलो चाहे सेकेंडरी बताओ एक को, तो उसमें जो टोटल फ्लक्स होता है दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I2 होता है कि करंट इसमें है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस से दोनों कंपेयर कीजिएगा तो मिल जाएगा हम लोग को, क्या मिलेगा ना, M12 इक्वल टू म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2, इट इज द, मतलब ये जो है एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि, लेकिन हम लोग को ऑलरेडी जान चुके हैं जो किसी को भी प्राइमरी किसी को भी सेकेंडरी मान लें, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है, मतलब आप इसको इसमें करंट होगा और बाहर में कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगा, क्योंकि जो फ्लक्स हम इसको मानेंगे और इसके भी करंट है तो फ्लक्स इसका अंदर में जो है वो मानेंगे, जो इनर वन उसको मानेंगे। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ऐसा नहीं है जो सर करंट अभी इसमें होगा तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा ना, एक पेयर ऑफ कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है। आप किसका रेस्पेक्ट में किसके भी ले लीजिए, तो ये जो आंसर हमको मिला है, तो हम लोग को टारगेट क्या है ना, हम लोग को निकलना है इसमें फ्लक्स पहले कितना होगा, इसके लिए आउटर में करंट I2 है, तो अंदर में इनर सेंटर रीजन में जो फील्ड होगा इतना वैल्यू होगा फील्ड का, और इसमें हम लोग बहुत ही छोटा लिए हैं, एज ए रिजल्ट हम लोग इसमें बहुत छोटा लिए हैं, एज ए रिजल्ट इसमें फील्ड को हम यूनिफॉर्म मानेंगे, तो फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो इनटू हम एरिया कर देते, टोटल फ्लक्स निकल गया, दिस इक्वेशन हम कंपेयर करके इसका निकाल दिए, इट इज हम लोग को ये आंसर है। नोट दैट वी कैलकुलेट note that we calculated M12 from approximation value of the phi 1, assuming that magnetic field V2 to be uniform over the area pi r square. However, we can expect that value because R less than R2 हम लोग सेंटर में यूनिफॉर्म मान के चले तो अभी ऐसा संभव हुआ, नहीं तो नहीं होता है। अभी हम लोग को जो अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज बात करेंगे, obtain the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field B, area A and length L of the solenoid। ये ऑलरेडी हम लोग जो थियोरिटिकल क्लास था उसमें कर चुके थे। इंटरेस्टिंग बात यही होता है जो थ्योरी दूसरा बुक में रहता है वो एनसीईआरटी में वो एग्जाम्पल में डाल दिया जाता है, तो इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक टाइप का थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी बोला जा सकता है, थ्योरी भी बोला जा सकता है इसको। तो इसमें एक्सप्रेशन निकलना मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन सोलिनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए, लेंथ एल ऑफ द सोलिनॉइड, जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, हम आपको जानते भी है, हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर, ये कैसे निकाल चुके थे ना, डी डब्ल्यू डी टी कितना था ना, ईएमएफ इंटू करंट था, मतलब पावर जो था, तो इससे हम लोग क्या करते थे ना, ईएमएफ का वैल्यू कितना था सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो एल इंटू डी आई डी टी, तो एल इंटू डी आई डी टी, तो इसको हम लोग जब अमाउंट ऑफ वर्क डन एस्टेब्लिशिंग द करंट आई, ये सेल्फ इंडक्टेंस की बात किया जा रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है व्हेन करंट चेंजेस इन दैट कॉइल देयर विल बी ऑपोजिशंस, जब करंट इंक्रीज हो रहा है उस टाइम भी ऑपोजिशन रहता है, तो उसका अगेंस्ट में वर्क डन होता है, दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलिनॉइड। तो उसमें वर्क डन कितना होगा ना, एट एनी मोमेंट की बात करें जाए, रेट ऑफ वर्क डन कितना पावर होता है एट दैट मोमेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट एट दैट मोमेंट कितना होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होता है एल इंटू डी आई डी टी, तो डी टी कैंसिल हो गया, फिर हम लोग 0 टू आई करंट एस्टेब्लिश करने के लिए कितना वर्क डन होता है, दैट इज 0 टू आई, हम लोग इसको लिमिट लेकर इंटीग्रेशन करेंगे तो एल इंटू हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर आ जाता है, इट इज द वर्क डन एंड दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसमें हम लोग क्या करना होगा ना, हम लोग को ये इन टर्म्स ऑफ निकलना होगा कितने एनर्जी है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे ना, यू बी इजकल टू हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर, जो हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार देखा दिए हैं, एक थ्योरी है हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे इसके प्रीवियस क्लासेस में, तो हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर, तो हाफ इंटू एल आई कितना होगा ना, हम लोग जानते हैं जो बी फील्ड होता है, बी फील्ड होता है फॉर सोलिनॉइड म्यू नॉट एन आई, एयर को सोलिनॉइड की बात हम पहले ले रहा हूँ, म्यू नॉट एन आई
फॉर ए सोलिनॉइड बी। तो आई के वैल्यू कितना होगा, तो इसमें आई के वैल्यू को पुट कर दीजिए, बी डिवाइड बाय म्यू नॉट एन होल स्क्वायर होगा, दिट इज दिस। तो उसके बाद एल का वैल्यू भी हम यहाँ से पुट कर देंगे, एक सोलिनॉइड के लिए एल का वैल्यू तो म्यू नॉट इनटू एन स्क्वायर नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट लेंथ इनटू एरिया ऑफ द सोलिनॉइड क्रॉस एरिया इनटू लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। तो सारा का वैल्यू हम पुट कर दिए। तो ये सारा का वैल्यू पुट करने के बाद कितना मिला था ना, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू ए इनटू एल मिला था। मतलब ये जो है ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार देख लिए हम लोग, जो एक्चुअली थ्योरी में एनसीटीव नहीं दे करके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो इसमें एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर कितना होगा, दैट इज 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर ए इंटू एल। ए इंटू एल इज नथिंग बट द वॉल्यूम। तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो उसको वॉल्यूम जो वॉल्यूम होता है ए इंटू एल से डिवाइड करेंगे। ए इंटू एल से डिवाइड करेंगे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो यू बी डिवाइड बाई ए इंटू एल, तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू। We have already obtained the relation for the electrostatic energy stored per unit volume in a parallel plate capacitor। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखिए हम लोग ऐसा टाइप एक एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, दैट इज यू इज इक्वल टू हाफ इनटू ई नॉट इनटू स्क्वायर। और हम लोग को यहाँ मिला है सिमिलरली यू बी, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। और हम लोग कैपेसिटर से वहां से देखे थे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर एनर्जी होता है, तो एनर्जी डेंसिटी तो हाफ इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू स्क्वायर, दोनों सिमिलर है। इसमें म्यू नॉट नीचे है लेकिन हाफ बी स्क्वायर बाई 2 इसमें भी, स्क्वायर बाई 2 इसमें है, इसमें एप्सिलॉन नॉट ऊपर में था, इसमें म्यू नॉट नीचे है, ये डिफरेंस है, दोनों एक ही जैसा है। बोथ द केसेस द एनर्जी इज proportional to the square of the field strength. Equation this and this have been derived for special cases, a solenoid and a parallel plate capacitor respectively, but they are general and valid for any region or space in which magnetic field or and electric field exist। देखिए हम लोग तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर केस में हम लोग निकाल लिए हैं, लेकिन इसमें जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्यों इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहाँ एनर्जी होगा। मतलब रूम में अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए भी एनर्जी डेंसिटी होगा, कहीं भी कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए भी एनर्जी डेंसिटी होगा। जबकि हम लोग स्पेशली डिराइव किए हैं एक सोलिनॉइड से, ये वाला डिराइव किए हैं, चाहे कैपेसिटर से दिस इक्वेशन इज डिराइव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये उसी जगह पर वैलिड है, कहीं भी वैलिड है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इक्वली वैलिड है। और इसका हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट वेव, इंफ्रारेड रेडिएशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर नथिंग बट द एनर्जी। तो एनर्जी आता है कैसे ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ एनर्जी डेंसिटी होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब एनर्जी कैरी करते जा रहा है। तो ये था मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर 10 examples which are given in your NCERT book and these are very important for your examinations। उम्मीद करते हैं इसमें आपको फायदा मिलेगा, तो इसके ऊपर सुन लीजिएगा, फिर अपना आप खुद बनाओगे, ऐसा नहीं है इसको रख कर रख लीजिएगा।